चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं पीआर कोर्स का नया टॉपिक। दोस्तों मैं फिर से बता दूं, ये पीआर कोर्स किन बच्चों के लिए है जो 11वीं के अंदर हैं, 12वीं वाले भी देख सकते हैं और ड्रॉपर बैच भी देख सकते हैं। जिन बच्चों की 11th वेस्टेड है, स्पेशली 12वीं क्लास के वो बच्चे जो ये कहते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर या यूँ कहूँ केमिस्ट्री में हमारा 11वीं पूरा वेस्ट है, 11th वेस्टेड, व्हाट टू डू, उन बच्चों के लिए संजीवनी है, वरदान है। और 11th जो बच्चे अभी स्टार्ट करने वाले, जिनके नए बैचेस आने वाले हैं, जो अभी 11th की शुरुआत करना चाहते हैं, जो किसी कोचिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं और उनको चाहिए कि वो वहाँ पर रिस्पॉन्स अच्छा दें और टॉप रैंक लेकर आ सकते हैं या अपना परफॉर्मेंस टीचर की नज़र में अच्छा कर सकते हैं, उन बच्चों के लिए भी ये कोर्स वरदान है। फाइनेंशियली पुअर हैं जो नहीं कर सकते, उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होगा। आप अपने बेसिक्स को क्लियर कर सकते हैं इनकी हेल्प से। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे या एनसीईआरटी से रिलेटेड कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो आ जाएगा। 8th 9th 10th के हर बच्चा जो कि फाउंडेशन की तैयारी करके अपनी आईआईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है अभी से, उसके लिए भी ये कोर्स वरदान है। नीट के बच्चे भी इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक बेसिक केमिस्ट्री का कोर्स है, यानी ये कोर्स करने के बाद आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें, चाहे वो फाउंडेशन, एनटीएससी, केवीपीवाई, एनएससीजेएस या ओलंपियाड्स हो या 11th हो या 12th हो या ड्रॉपर बैच हो, उन सब के लिए वरदान है। तो सबसे पहले ये खास कंडीशन जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आपने इस कंटिन्यू रखना है कोर्स को तो सब्सक्राइब करते रहिए चैनल। मैं हर दिन जब देखूँ तो मुझे मोटिवेशन मिलना चाहिए कि नहीं यार, ये कोर्स बहुत हेल्पफुल है, बच्चों को फ़ायदा कर रहा है। तो ये फ़ायदा तभी मानूंगा मैं जब सब्सक्राइबर इंक्रीज होते जाएंगे। मैं यहाँ सब्सक्राइबर का मतलब लर्नर से ले रहा हूँ, स्टूडेंट्स से ले रहा हूँ। मैं ये मान रहा हूँ कि एक क्लास है, उसके अंदर बच्चे कंटिन्यू आए जा रहे हैं और वो मुझसे ये कह रहे हैं कि सर ये कोर्स कंटिन्यू रखिए। तो सब्सक्राइबर इंक्रीज होने का मतलब है मुझे हर दिन ये पता चल रहा है कि लर्नर्स चाहते हैं कि ये कोर्स कंटिन्यू रहे। तो जब तक आप सब्सक्राइबर बढ़ाते रहेंगे ये कोर्स आपका चलाता रहूँगा, हर चैप्टर का चला दूंगा मैं। जितना पॉसिबल होगा मुझसे मैं सारी मेहनत करूँगा, चाहे कितनी भी वजह मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करना पड़े। लेकिन कंडीशन एक ही है, ये तभी पॉसिबल होगा जब आप चाहेंगे। और अगर आप चाहते हैं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप चाहते हैं? तो मुझे पता लगने का एक ही तरीका होगा, सब्सक्राइबर इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब लर्नर चाहते हैं कि वो पढ़ना कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो मैं आपको कंटिन्यू वीडियो डालता रहूंगा, ठीक है। तो आज आपके हम लेकर आए हैं हुंस रूल। कंटिन्यूटी में है भाई। पहले हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था पाउली रूल्स, अफबाउ प्रिंसिपल, उसके बाद है आपका हंस रूल। जब आज ये खत्म हो जाएगा तब आप इलेक्ट्रॉन भरना सीख सकते हैं किसी भी एटम के अंदर। तो हंस रूल क्या कहता है पहले ये समझें। देखिए, हंस रूल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन को जब हम फिल करते हैं तो इलेक्ट्रॉन फिल करते समय जो सबशेल है, पहली बात तो ये है कि ये इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग है वो किस में बताता है? सबशेल्स में। किस में बताता है? सबशेल। तो सबशेल जैसे मान लीजिए मैंने लिया डी ऑर्बिटल, अब डी सबशेल दिया, सॉरी, डी सबशेल में 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या बोला जल्दी बताओ? डी सबशेल में ये 5 ऑर्बिटल्स हैं। तो डी सबशेल में ये 5 ऑर्बिटल्स हैं। तो इन 5 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरेगा ये हुंस बताता है। तो डी सबशेल में जो ये ऑर्बिटल्स हैं इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा ये हुंस बताएगा। तो हुंस किस में इलेक्ट्रॉन भरना बताता है? सबशेल में। फोकस चेंज मत होने देना, सबशेल दिमाग में बिठाना। भाई इलेक्ट्रॉन किस में भरना सिखा रहा? भाई सबशेल में बता रहा है। क्लियर हो गया? अब कैसे भरें? जैसे मान लीजिए इसमें हमसे कहा गया कि 5 इलेक्ट्रॉन भरो। तो एक तरीका तो ये था कि मैंने ऐसे भर दिए 5। क्यों? क्योंकि कल पाउली ने बताया था कि मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो हमने इसमें 2 भर दिए, हमने 2 भर दिए, 1 भर दिए। एक तरीका तो ये था। एक तरीका था कि नहीं यार मैं ऐसे नहीं भरूंगा, मैं तो ऐसे भरूंगा। 2 3 4 5, ठीक है, मैं ऐसे भरूंगा। एक ने कहा कि नहीं यार मैं ऐसे नहीं भरूंगा, मैं ऐसे भरूंगा। एक ने कहा कि नहीं मैं तो ऐसे भरूंगा। ये ऐसे भरूंगा। तो ऐसे तो भरते ही जाओगे तो हमें बोलना पड़ा भाई रुको जरा, रुको रुको। हुंस आया, हुंस ने कहा रुको भाई रुको, ऐसे थोड़ी भरेंगे, कुछ भी मर दो साले। तुम जैसे तो साले गुलाब जामुन के अंदर जो है कचौरी की चटनी डाल के खा जाओ, बोलो पेट में जाके तो एक ही होगा, क्या फर्क पड़ रहा है? कचौरी में लाल चटनी डालो या गुलाब जामुन में, फर्क क्या पड़ेगा भाई?
फर्क पड़ता है, रुको। तो हुंस ने समझाया कैसे भरोगे। अब हुंस कैसे बता रहा है, देखो। वो ये कहता है कि आप जब इलेक्ट्रॉन भरोगे सबशेल्स में, और सबशेल के एक ही ऑर्बिटल में, ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनमें, तो आपको ऐसे इलेक्ट्रॉन भरना है कि पहले सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरे जाएं, उसके बाद ही पेयरिंग हो। पेयरिंग का मतलब समझते हो, यहां इलेक्ट्रॉन का आना। पेयरिंग का मतलब समझते हो, यहां इलेक्ट्रॉन का आ जाना। पेयरिंग जैसे मान लीजिए मेरे से कहा ये D5 भरा, मुझसे कहा D6 भरो, तो ये D6 कैसे भरेंगे, देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, ऐसे। क्लियर। तो हुंस ने कहा कि आप जब इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन फिल करना है। जब तक एक एक करके इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएं उससे पहले पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग का मतलब एक साथ दो इलेक्ट्रॉन को रखना, और एक एक इलेक्ट्रॉन रखते जाएं। तब भी उसने कंडीशन दी कि सेम स्पिन वाले ही भरने हैं। देखिए जरा ऐसे भर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड करेक्ट, दिस इज कॉल्ड करेक्ट। बट अगर ऐसे भर दिया जाए, एक फिर स्पिन चेंज कर दिया इसका, ये तो दैट इज रॉन्ग। तो उसने कहा ऐसे नहीं भरोगे आप। क्लियर। तो हुंस क्या कहता है, समझ में आया। एक एक करके इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे सेम स्पिन वाले, उसके बाद ही आप पेयरिंग करेंगे, उसके बाद ही आप पेयरिंग करेंगे। तो क्या बोला उसने, एक एक करके इलेक्ट्रॉन ही भरे जाएंगे सेम स्पिन वाले, उसके बाद ही आप उसकी पेयरिंग करेंगे। तो पेयरिंग कैसे करेंगे समझ में आ गया, ठीक है। तो ये सही है, ये सही है। तो हुंस रूल सिर्फ इतना सा है। अब कल मैंने बताया था आपको कि ये जो सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स कहलाते हैं, एक एक करके इन्हें डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहा जाता है। एक ही सबशेल के ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है उन्हें क्या कहा जाता है, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। एक ही, बोलो, एक ही सबशेल के ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है उन्हें डीजनरेट कहा जाता है। तो एक नया सवाल बन गया कि हंस रूल क्या बताता है, तो आप बोलोगे हंस रूल डीजनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को भरना सिखाता है। ठीक है, तो डीजनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को भरना सिखाएगा। अब सर एक फील बताएं, देखिए अब सवाल कैसा आएगा सर, मतलब क्या है ना सर, सब पढ़ा तो देते हैं लेकिन प्रॉब्लम सर हमारे साथ पता है क्या होता है सर, हमारा फीलिंग को कोई नहीं समझता है सर। सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है सर, समझ में सब आता है सर। देखिए हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है सर, जब हम पढ़ते हैं ना तो सर जब हमको पढ़ाते हैं तो हमको समझ में सब आता है सर। दिक्कत एक ही होता है सर, सवाल नहीं होता है सर पेपर में। जब सर पेपर में सवाल नहीं होता तो यहाँ बहुत दुख होता है सर, डिमोटिवेशन आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है सर, फिलवा खत्म हो जाता है पढ़ने का। क्योंकि सर सब कुछ समझ में आने के बाद भी जब सवाल नहीं होता है ना तो अंदर से नेगेटिव फीलिंग आता है। अब देखिए सवाल क्यों नहीं होता है भाई, सवाल इसलिए नहीं होता है क्योंकि सवाल की प्रैक्टिस नहीं कराई जाती, और प्रैक्टिस वो नहीं कराई जाती है जो एग्जाम में आते हैं। पॉइंट को समझो, पॉइंट को ये है कि आपको 200 मीटर दौड़नी है। 200 मीटर दौड़ने का एक इंटरनेशनल पैरामीटर होता है कि भैया इतना सेकंड में ही काम करना है, इस स्टैंडर्ड पर आपको रनिंग करनी है। आपके जो है वो पैरामीटर्स ये होंगे, ठीक है। जो ट्रैक होगा उसका डिस्टेंस ये होगा, इसका सब कुछ फिक्स होता है। अब हमको क्या कर दिया, रनिंग का ट्रेनिंग लिखा दिया क्या गली में कि चलो सड़क पे दौड़ो। भाई आपको इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेनर जो आपको, समझ रहे हो बात को, ट्रैक है वहां दौड़ना है और प्रैक्टिस आप कर रहे हो सड़क के ऊपर। तो भाई जब आप इंटरनेशनल पर जाओगे तो वैसे फेल हो जाओगे। पॉइंट का मतलब समझे आप। तो आपकी प्रैक्टिस जो होती है वो प्रैक्टिस भी कई बार आपको लगता है कि आपको बहुत सारे सवाल करा दिए गए हैं और आपने बहुत सारे सवाल कर लिए, आपको बहुत सारा, लेकिन अगर वो सवाल उस स्टैंडर्ड के ही नहीं है जो एग्जाम में आता है, उस लेवल के ही नहीं है जो एग्जाम में आता है, उस कॉन्सेप्ट के ही नहीं है जो एग्जाम में आता है, तो फिर फायदा क्या होगा। समझिए, यहाँ आप समझिए कि लॉजिक से कैसे सवाल करते हैं। आप देखो अभी सीखोगे तो ये सवाल ऐसे आएंगे वहां पे, तो देखो कैसे करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू हंस रूल। क्या बोला उसने, बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू हंस रूल।
अब पहला ऑप्शन उसने क्या दिया जरा देखना, ये वाला। आपको सवाल दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू हंस रूल। हंस रूल के हिसाब से कौन सा कॉन्फ़िगरेशन सही है इसके अंदर, आप ही बताओ। अब आप दिमाग लगाओ, फटाफट से सोचो, 10 सेकंड दे रहा हूं आपको, जल्दी। 1 2 3 4। आंसर आएगा 10। ये आ गया फोर्थ। ऑल ऑफ दीज सारे कॉन्फ़िगरेशन सही है अकॉर्डिंग टू हंस रूल। सर ये कौन सा थ्योरी है जो आप हमें पढ़ा रहे हो, और क्यों इस कॉन्फ़िगरेशन के नाम पे हमें बुड़बक बना रहे हो? सर ये कहाँ पढ़ा रहे हो आप? सर सब कुछ करने का, सर हर्ट नहीं करने का। सर ये गलत बात। सर आप पढ़ाए कुछ और आंसर कुछ और दे। सर गलत कर दिया सर, आप बिल्कुल गलत है सर, ये गलत है। हम मचा देंगे हल्ला सभी गली मोहल्ला। सर ये कौन सा थ्योरी है जो आप हमें पढ़ा रहे हो, और क्यों इस कॉन्फ़िगरेशन के नाम पे हमें बुड़बक बना रहे हो? सर सब कुछ करने का, लेकिन ईगो हर्ट नहीं करने का। सर गलत। अरे थामा थामा, रुको जरा, इतना का इम्पेशेंट हो जाते हो भाई? सुबह गए नहीं थे का? रुको तो सही, कहाँ उछल रहे हो इतना? रुको, सवाल को पढ़ो। हुंस रूल, हुंस का कहता है, जरा सुनिए। हुंस कहता है कि एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरो, उसके बाद पेयरिंग करो। तो हमने क्या करा, देखो सेम स्पिन वाला भरा। ये जब इसका स्पिन भरा तो इसका भी सेम, इसका भी सेम, इसका भी सेम, इसका भी सेम, साइज सेम स्पिन वाले हैं, बाद में पेयरिंग हुई है। यहां पर भी सेम स्पिन है। अब ये थोड़ी कहा था कि यही स्पिन होता है सेम। अगर ऐसे भर रहे हो तो अगला भी ऐसे भरो, अगला भी ऐसे भरो, अगला भी ऐसे भरो, अगला भी ऐसे भरो। ठीक, फिर अगला डाउट, लेकिन सर ई का कर दिया हो सर, ये भूल गए आप। सर आप भूल गए, देखिए मान लीजिए सर, आप गलत लिख दिए है सर देखिए मान लीजिए, हम गलत नहीं लिखे लल्ला। यहाँ देखो वो एक एक कर, पर आप सोच रहे होंगे कि सर एक एक करके भरना था ना, आपने तो कहा था, फिर ये गैप क्या है छोड़ दिया? नहीं, टोटल इलेक्ट्रॉन है 3, ऑर्बिटल है 5। हुंस ने क्या कहा था कि एक एक करके भरो फिर पेयरिंग करो, तो ये नहीं कहा था कि एक एक करके इन्हीं में भरो। इन पांचों की एनर्जी इक्वल है, इसीलिए ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। क्या बोला जल्दी बताओ? पांचों की एनर्जी इक्वल है, इसीलिए ये क्या है? डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। तो पांचों की एनर्जी अगर इक्वल है, इसीलिए ये डीजनरेट है। पांचों की एनर्जी इक्वल है, इसीलिए डीजनरेट है। डीजनरेट इसका मतलब किसी में भी इलेक्ट्रॉन आप कहीं भी रख सकते हो, सबकी एनर्जी इक्वल है। कोई जरूरी नहीं होता कि यहां यहां यहीं भरो, आप यहां से भी शुरू कर सकते हो। 1 2 3 ऐसे भी कर सकते थे आप, यहां से शुरू करके ऐसे भी कर सकते थे, एक ही बात थी। बस हुंस ने कहा था एक एक करके भरना है, सेम स्पिन वाले भरने। तो ऐसे भरो या ऐसे भरो तब भी सही है, क्योंकि स्पिन सेम होना चाहिए, इनकी एनर्जी इक्वल है। इन्हें क्या कहा जाता है? हुंस रूल के हिसाब से डीजनरेट ऑर्बिटल्स। तो ये सारे सही हैं। पर सर ये तो हमें गलत बताया जाता है। देखो अब ये गलत कैसे होगा, क्या होगा, ये मैं समझाऊंगा। सवाल में लिखा था हुंस रूल, इसलिए अपने को हुंस के हिसाब से सोचना था। ठीक है, दूसरा सवाल, which of the following configuration is correct according to पाउली? अब सवाल में क्या दे दिया लल्ला? पाउली। क्या बोल दिया? पाउली के हिसाब से कौन होगा? अब जरा देखिए, एठो ऑप्शन है,
अब समझो, अब यहां पर आपको हुंस और पाउली में डिफरेंस समझना पड़ेगा। पाउली जो कहता था वो कहता था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो अकॉर्डिंग टू पाउली, और उन दोनों का चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम नहीं होगा, यानी स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा। तो यहां देख सकते हो आप स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट है, कौन सा, क्योंकि ये अलग है और ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, यानी कि पाउली के हिसाब से सही है। ये अलग है, ये अलग है, पाउली के हिसाब से सही है। ये अलग है, ये अलग है, पाउली के हिसाब से सही है। ये अलग है, पाउली के हिसाब से, पाउली के हिसाब से सही। पाउली ये कहता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे होने चाहिए, दिख रहे हैं 2 ही भरे, 2 से ज्यादा नहीं भरे। दूसरा वो कह रहा है कि अपोजिट स्पिन होना चाहिए, सिर्फ अपोजिट स्पिन, अपोजिट स्पिन, अपोजिट स्पिन, अपोजिट स्पिन, अपोजिट स्पिन, यानी कि सारे सही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये गलत किसके हिसाब से? हुंस के हिसाब से। ये गलत किसके हिसाब से था? पाउली के हिसाब से। तो यहाँ सवाल जब पूछा था सिर्फ अकॉर्डिंग टू हंस, तो अकॉर्डिंग टू हंस, यहाँ अकॉर्डिंग टू पाउली तो अकॉर्डिंग टू पाउली। लेकिन अब सवाल चेंज करेगा, तीसरा सवाल। अब वो बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्रिगेशन इज करेक्ट। जब कॉन्फ्रिगेशन की बात आएगी तो कॉन्फ्रिगेशन हुंस रूल और पाउली रूल दोनों को मिला के बनेगा। जब कॉन्फ्रिगेशन की बात करेंगे तो क्या होगा? वो हुंस रूल और पाउली को मिला के बनाएंगे। यानी कि अब सवाल चेंज होगा। देखो आप, अब सवाल का आंसर आप देना सही में। क्लियर? अब वो सिर्फ इतना सा दे रहा है, अकॉर्डिंग हटा दिया। जब भी ऐसे अकॉर्डिंग वर्ड ना हो तो, जब अकॉर्डिंग वर्ड नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्रिगेशन इज करेक्ट। क्लियर? अब देखो इधर ऑप्शन दिया उसने ए, बी, सी, और डी ऑल। अब आंसर बताओ क्या जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्रिगेशन इज करेक्ट। इससे, इससे या इससे। तो जब कॉन्फ्रिगेशन की बात करेंगे तो कॉन्फ्रिगेशन किससे हिसाब से देखोगे आप? बेटा कॉन्फ्रिगेशन आप जो देखोगे वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज से देखोगे, और वो क्या होगा? हुंस रूल और पाउली रूल दोनों को फॉलो करे, ऐसा ही कॉन्फ्रिगेशन करेक्ट माना जाएगा। तो ये आप देखोगे तो पाउली के हिसाब से गलत हो रहा है, क्योंकि यहाँ सेम स्पिन नहीं है। ये देखोगे आप तो क्या हो रहा है? ये आपके हुंस के हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि पहले एक एक करके भरो फिर पेयरिंग होनी चाहिए थी, तो ये भी गलत है। अब अगर अपन इसकी बात करें तो ये देखो, ओह माय गॉड, इट इज करेक्ट। पहले एक एक करके भर रहे हैं, फिर आपके पेयरिंग हो रही है, और जब पेयरिंग हो रही है तो इसमें पाउली रूल भी फॉलो हो रहा है। तो पाउली रूल भी फॉलो हो रहा है, इसका मतलब दोनों फॉलो हो रहे हैं, इसका मतलब ये सही है। तो कॉन्फ्रिगेशन ऐसे आपको चेक करना है, ठीक? इसलिए आंसर डेली था। अब एक टर्म आती है मल्टीप्लिसिटी। हुंस मल्टीप्लिसिटी, क्या कहा जाता है इसको? हुंस मल्टीप्लिसिटी। हुंस ने ये पहले तो डाउट क्या आएगा कि मल्टीप्लिसिटी क्या होती है? सब सिंपल सी बात है, ये एक मैथमेटिकल टर्म है और इसका सिंपल मीनिंग होता है कि जितनी ज्यादा मल्टीप्लिसिटी उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। दोबारा बोलना, इसका एक सिंपल मतलब क्या निकालोगे? जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी, मल्टीप्लिसिटी जितनी ज्यादा, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। दोबारा बोलो, मल्टीप्लिसिटी जितनी ज्यादा और स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। क्या बोला जल्दी बताओ? मल्टीप्लिसिटी जितनी ज्यादा, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। क्लियर दोस्तों? तो यहां पर आप देख सकते हो मल्टीप्लिसिटी। अब ये है क्या? ये इसके चक्कर में फंसोगे ना, आपका पूरा टॉपिक बर्बाद हो जाएगा। मैं सिंपल लॉजिक बताता हूँ, ये एक मैथमेटिकल टर्म है जिससे सिंपल रिलेशन है स्टेबिलिटी का। इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा, बस इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है? ये मैथमेटिक की टर्म है, हायर स्टडीज में आती है ये, ठीक? इसका जो फॉर्मूला होता है वो 2s+1 होता है। तो मल्टीप्लिसिटी की बात करें तो ये 2s+1 होगा। क्या बोला? मल्टीप्लिसिटी की बात करें तो क्या होगा? ये 2s+1
1, जहां पर s का मतलब निकालेंगे आप टोटल स्पिन। ठीक, अब अगर मैं आपको ये कहूं कि D5 कॉन्फ़िगरेशन था, इसको मैं ऐसे भर सकता था बिना पेयरिंग किए, और एक मैं ऐसे भर सकता था 1 2 3 4 और ये 5 ऐसे। तो ये S मतलब होता है टोटल स्पिन, और ये मोड लेना है इसका। अब देखो कैसे निकालते हैं। यहां पर अगर आप ध्यान दो तो 1 2 3 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब एक गलती जो आपसे होती है, ये स्पिन निकालते समय गड़बड़ क्या होती है, आपके दिमाग में हमेशा अनपेड इलेक्ट्रॉन चल रहा होता है। आपको ये अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं समझना। क्या बोला, जल्दी बताओ। आपको ये अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं समझना, आपको ये क्या समझना है, स्पिन निकालना है। अगर मैं इसके टोटल स्पिन करता हूं तो देखो क्या आएगा, स्पिन मतलब होता है स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यूज। तो हाफ लेते थे अपन, ये हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, और ये भी प्लस हाफ। तो यहां अगर मैं देखूंगा तो मोड लेना है। अब पहले बताओ, अगर इसको प्लस हाफ लेता हूं तो ये माइनस हाफ हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा ये तो। और ये बचा कितना, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, तो ये प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ हो गया 3/2। यहां अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो ये 3/2 प्लस 1, टोटल कितना आएगा बताओ, ये कैंसिल हो जाएगा 4। तो इसके लिए मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 4 आएगी अगर ऐसे भरता हूं तो। ऐसे बताओ कितना आएगा, हाफ 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 और ये हाफ, तो ये टोटल कितना हुआ 2, और ये प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ करना तो आता होगा 5/2, 5/2 प्लस 1, तो कितना हुआ, ये कैंसिल करो, तो ये 6। तो अब मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू किसकी ज्यादा हुई इनमें से, तो मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू इसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा, इसकी। ये कॉन्फ़िगरेशन सही होगा मल्टीप्लिसिटी के अकॉर्डिंग। क्या बोला बताओ, ये कॉन्फ़िगरेशन सही होगा मल्टीप्लिसिटी के अकॉर्डिंग। ये हंस रूल ने समझाने की कोशिश की थी। आप देखो अपने आप क्लियर हो रहा है आपको कि यार यही कॉन्फ़िगरेशन सही माना जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि आपके कहीं पर भी जहां पढ़ रहे होंगे या आप पढ़ोगे वहां ये पूछा जाएगा, और जब पूछा जाएगा तो फट से आंसर दे देना, आप अपने आप टॉपर बन जाओगे, क्लास में मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, और ये भैया एक चीज और, सब्सक्राइब करते रहना। अगर मेरे को अगली सुबह जब मैं उठा सब्सक्राइबर नहीं दिखे बढ़े हुए तो डीमोटिवेट हो जाऊंगा और अगला लेक्चर नहीं आएगा। मुझे देखना है लर्नर्स चाहते हैं कि नहीं चाहते ये चीज़ पढ़ना, क्योंकि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ना भाई, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अगर आपको नहीं पता हो तो। मेरा नाम है विशाल जोशी वीजे सर, गूगल पे एक बार डाल लेना, कोरा पे एक बार पढ़ लेना, यूट्यूब पर डाल के देख लेना, ठीक है, आपको पता लग जाएगा। और मैं आपको यहाँ पर सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मेरा एक उद्देश्य है कि मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऐसा नहीं देख सकता जैसा लोग बोलते हैं कि रटने का सब्जेक्ट है। मैं इसे कंसेप्चुअल है, मैंने कंसेप्चुअल बनाया है, मैं आपको प्रूव कर दूंगा। क्लियर। कई बार जो हम एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं ऑन द स्पॉट, वो एक्सप्लेनेशन हो सकता है वहां नहीं आता, वो आगे आता है। तो वो जब आगे आएगा तो मैं अपने आप आपको बता दूंगा एक्सप्लेनेशन, तो उस समय के लिए अपन उसको थोड़ा कंट्रोल कर लें, बस इतना सा फर्क होता है। समझ गए? तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा जो मैंने बोला। क्लियर। चलिए दोस्तों, अब इसके अंदर अगर मैं आपको एक छोटा सा की पॉइंट बता दूं, क्योंकि अपने पास हर टॉपिक के की पॉइंट्स है भाई। हाँ, जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं बोलता हूं की पॉइंट रॉक्स दुनिया शॉक्स, की पॉइंट रॉक्स दुनिया शॉक्स, की पॉइंट रॉक्स दुनिया शॉक्स। कैसे मैं बताता हूँ, मान लीजिए मल्टीप्लिसिटी भूल गए सर, याद ही नहीं रहा सर, इतना सारा कौन याद रखे सर, एग्जाम में जाएंगे अगर इतना सारा याद रखेंगे तो फिर आपसे पढ़ने क्यों आएंगे, हैं? बहुत आसान है लल्ला। देखो, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखाई देना उससे एक ज्यादा वैल्यू कर देना, वही मल्टीप्लिसिटी होती है। खट, की पॉइंट रॉक्स दुनिया शॉक्स। क्या बोला बताओ की पॉइंट मैंने, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखे उससे ज्यादा एक इलेक्ट्रॉन करके ऐड कर देना, खट से आंसर आ जाएगा। अब देखो मैं आपको बिना फॉर्मूले के निकाल के बताता हूं। आपने D5 ऐसे लिखा था ना, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, और यहाँ कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो मैंने कहा था एक ऐड करके लिख देना बस, एक ज्यादा, तो यहाँ मल्टीप्लिसिटी 5, 1 2 3 4 5, यहाँ मल्टीप्लिसिटी 6। बताओ कैसे आया ये की पॉइंट। ये ऐसे आया बेटा कि अगर मैं इसकी टोटल स्पिन ले रहा था तो मेरे पास कितना आया था, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, तो ये कितना आया था टोटल
2 इंटू 5 थे ना, सॉरी ये हट जाएगा, तो 1 2 3, एक ज़्यादा तो 4, तो इसका मैंने प्लस किया था तो 3/2 आया था पिछले वाले में। तो आप देखो ऐसा नहीं लग रहा ये कैंसिल होगा 2 तो 2 से, और ये बचेगा जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसमें एक ऐड होता होगा 4, एक ऐड हो रहा होगा ना 4, एक ऐड हो रहा होगा 4, फील आ रही है कुछ? एक ऐड कर दिया 6, की पॉइंट तैयार हो गया। तो जब भी सवाल दे आपको तुरंत बता देंगे आप। तो एक सवाल आपसे पूछा उसने, इंटीजर सवाल है, ये मेरी बुक का सवाल है जो मैं आपको करा रहा हूँ। मेरी एक बुक आती है प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सिंगेज पब्लिकेशन की, ठीक है। उसमें ये टॉपिक लिखा हुआ है क्वांटम नंबर, और उस क्वांटम नंबर का ये इंटीजर सवाल है जो मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ। क्लियर जी? पिंक कलर का कवर है और उस पिंक कलर के कवर के अंदर आपका ये सवाल है, ये रहा, देख सकते हो आप, ठीक है। इस बुक का सवाल है, 4th एडिशन है ये। अब इसके अंदर जो इंटीजर सवाल है वो सवाल क्या है जरा देखना, लास्ट में क्वांटम नंबर का है टॉपिक दिया हुआ है मैंने पूरा। अब इसमें जो सवाल है वो आपको करके दिखाना है, देखें कि आज आप कितना सीखे। ये रहा, आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो इस तरह का एक अरेंजमेंट दिया हुआ है, ठीक है। और आपको मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू पूछी है उसने अरेंजमेंट में, ठीक है। मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 2 3 और 6, और ये दे रखा उसने अरेंजमेंट क्या क्या दिया हुआ है देखो। इलेक्ट्रॉन का कैसे भरा हुआ है देखो, ये 3 ऑर्बिटल है, एक ऐसे भरा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन उसने ऐसे भरे हुए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन उसने ऐसे भरे हुए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भरने थे उसने ऐसे भरे हुए हैं, ठीक है। और यहां पर उसने बोला है मल्टीप्लिसिटी, तो ये मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू उसने बोली x y z w। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। एक्चुअली मैंने इसलिए आपको बोला, ये सवाल इसलिए कराया कि मेरा एक प्लान भी था कि मैं इस कोर्स के बाद अपनी जो बुक है वो भी यहाँ पर फ्री में डिस्कस कराऊंगा आपको, लेकिन वो तभी कराऊंगा जब लर्नर सीखना चाहते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा था बार बार कि मेरा जो एक्सपेक्टेशन है, मेरी जो मोटिवेशन है वो आप ही हो। अगर वो आपको सीखना है तभी मुझे पता चलेगा, और तभी मैं इतने लेवल पर, जैसे मेरे ख्याल आया मन में, मैंने कहा ये टॉपिक हो गया तो क्यों ना एक बार डिस्कस कराएं अच्छे सवाल। क्योंकि क्या होता है ना, सवालों की क्वालिटी पर बहुत इंपॉर्टेंट फर्क पड़ जाता है। थ्योरी सारी सब आती है लेकिन जब एग्जाम देने जाते सवाल ही नहीं होते, बिकॉज सवाल तो ऐसे आएंगे। अब जब इस फॉर्मेट में सवाल आया तो हुंड्स रूल भले ही आता हो, मल्टीप्लिसिटी सारी सब आती हो, लेकिन सवाल तो आता ही नहीं क्योंकि इसका फॉर्मेट ही नहीं पता हमको। देखो क्या पूछ लिया उसने, सॉल्व करो। अभी देखना कितना लल्लू सवाल है, लेकिन फॉर्मेट अलग है इसका, और फंस जाते हैं हम। क्लियर? अब अगर आप शॉर्ट में करना चाहते, मैंने की पॉइंट बताया था, उसको लगाओ फटाफट आंसर पाओ। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है यहाँ? एक ऐड करना था बस, तो एक ऐड करते हैं। यहाँ पर तो आ गया x का वैल्यू 2, यहाँ x का वैल्यू कितना बना 3, यहाँ x का वैल्यू कितना बना 4, यहाँ x का, इसका w का, सॉरी w का वैल्यू बताओ इसमें कितना होगा, सोच के बताओ बेटा, क्योंकि यही आपको डाउट आएगा बस। अगर आप इसमें निकालोगे तो टोटल स्पिन 0 आ रहा है, और हमने कहा था कि जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन उसमें एक प्लस कर देना। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछो तो क्या है 0, तो 0 में एक ऐड करोगे तो क्या आएगा 1, यहाँ 1 आया, तो कितना हुआ है 3 2 5, 5 और 4 9, 9 और 1 10। ये आपकी मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू आ गई 10। इस तरह के सवाल आपसे आएंगे, पूछेंगे तो कर दोगे मल्टीप्लिसिटी में, हाँ या ना?
क्लियर? तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा। हंट्स रूल के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सब क्लियर हो गई, और अगली क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। तो उसको अच्छे से पढ़कर आइएगा, ठीक है? पढ़कर आना पड़ेगा, प्रॉमिस। और लास्ट में एक बार जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देख लिया, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पाप लगेगा। पाप किसका? उस बच्चे का जिसको आपकी वजह से वीडियो नहीं मिला, क्योंकि अब मैं डालूंगा ही नहीं। मैं क्यों बनाऊंगा? लर्नर्स पढ़ना चाहते हैं तभी मैं डालूंगा, ये क्लियर कट है भैया, ठीक है? मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।